बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौलवी अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2021 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेपर 2 दे चुके हैं, पेपर 1 आपको देना है। पेपर 1 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 4 चॉइसेस गिवन होती हैं। यू हैव टू सेलेक्ट द राइट चॉइसेस। और राइट चॉइसेस की सिलेक्शन में अगर आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है पास पेपर्स की, दैन देयर इज़ अ फेयर चांस कि यू विल बी इन ट्रबल। तो प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है कि पास पेपर्स की आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं तो उसके अंदर आपको फोल्डर वाइज पेपर्स मिलेंगे। कैम्ब्रिज का अपना स्पेसिमेन पेपर जो कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसको भी मैंने सॉल्व कराया है, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। इसके अलावा 2020 से लेके 2013 तक 20 से 13 तक विंटर समर के आपको पेपर्स फोल्डर वाइज वहाँ पर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और काफ़ी बड़ा मतलब रिसोर्स है जिसको अगर आप इन तमाम पेपर्स की अगर प्रैक्टिस कर लें, एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएँ तो इंशाल्लाह टेक माय वर्ड्स यू विल बी क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम विद A+। और क्योंकि तमाम चीज़ें बार बार एग्ज़ामिनर रिपीट करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसकी प्रैक्टिस करें। और अंडर वन रूफ ऑन वन प्लेस आपको अच्छा खासा मटेरियल प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है। इसकी प्रैक्टिस करें खूब और कॉन्फिडेंस आपको लगेगा कि इम्प्रूव हो रहा है। जैसे जैसे आप पेपर्स करते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा यार ये तो वही सवाल है जो अभी हमने बैठ के किया था, फिर दोबारा यही आ गया। तो सेकंड नेचर आपकी बनती चली जाएगी और आप बहुत इत्मीनान से विद टाइम मैनेजमेंट अपने पेपर को इत्मीनान से कर लेंगे। तो स्टिल यू हैव मच टाइम। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, विच स्टेटमेंट अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मुतालिक करेक्ट है। ये बार बार एग्जामिनर पूछता है और इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन इसमें हर दफ़ा एग्जाम में पूछता है। ये आप पास पेपर्स कर रहे होंगे तो ये फ्रीक्वेंटली आपको इसी किस्म की चीज़ें टकरेंगी जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग से रिलेट्स करती हैं। देखिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है, लेकिन बुक कीपिंग का काम जो है बुक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई, लेजर पोस्टिंग, आपका ट्रायल बैलेंस बनाने तक जितने भी स्टेप्स बुक ऑफ प्राइम एंट्री आप बना रहे होते हैं, कैश बुक है, सेल्स लेजर है, परचेजेस लेजर आपका हो गया, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस लेजर आपका हो गया, परचेजेस रिटर्न एंड अलाउंसेस लेजर आपका हो गया। ये तमाम चीज़ें जब आप बनाते हैं तो उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस के बाद जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होते हैं तो फिर वो आ जाते हैं आपके अकाउंटिंग के अंदर। तो एक अकाउंटिंग जो है वो रेगुलर आप नहीं कर रहे होते हैं, पीरियोडिकली कर रहे होते हैं। रेगुलर बेसिस पे डे टू डे बुक कीपिंग आपकी हो रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म, चॉइस 1 में कहता है अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म पीरियोडिकली रादर देन डेली, कि पीरियोडिकली आप इसको करते हैं। ये स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया बिल्कुल सही है कि आप इसे पीरियोडिकली करते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अकाउंटिंग रिलाइज ऑन हैविंग एक्यूरेट बुक कीपिंग, यह बात भी सही है कि जितनी एक्यूरेट आपकी बुक कीपिंग होगी इतने अच्छे तरीके से, रिलायबल तरीके से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पता है रिलायबल है, पीछे से जो कुछ हुआ है बुक कीपिंग के अंदर, बुक कीपिंग में वो सही हुआ है, तो वो फिर बाकी की चीज़ें भी आपकी बेहतर होती हैं और आप बनाते हैं उसको। तो अकाउंटिंग जो है वो हैवीली रिलाइज ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द बुक कीपिंग, ये बिल्कुल सही बात है। बुक कीपिंग इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैं अभी बता के आ रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं फिर ये अकाउंटिंग में आप बनाते हैं तो ये इनकरेक्ट हो गया। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग में आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये 1, 2 एंड 4 अगर हम देखें तो ये फिर हमारी राइट चॉइसेस बनती हैं। और चॉइस ए के अंदर उसने यही कुछ आपको बताया है, तो चॉइस ए आपकी जो है वो राइट चॉइस है। व्हाट इंक्रीजेज ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स के कैपिटल को कौन सी चीज़ बढ़ाएगी। ऑनर्स के कैपिटल को नॉर्मली 2 चीज़ें बढ़ाती हैं, एक प्रॉफिट आपका बढ़ाता है, प्रॉफिट हुआ है आपको तो ऑनर का कैपिटल बढ़ेगा, या फिर ये है कि ऑनर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दे बिज़नेस के अंदर, के मज़ीद कोई चीज़ बिज़नेस में पैसा लेकर आ जाए या और कोई नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट्स लेकर आ जाए तो उसकी वजह से फिर ऑनर का कैपिटल बढ़ता है। तो बैंक लोन एक्सटेंडेड फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स के बैंक लोन थे आपकी जो 5 ईयर्स में पे करने थे, अब आप कहते हैं आप 10 ईयर्स में पे करेंगे।
तो ये तो फिर लाइबिलिटी आपकी बढ़ेगी, इसका कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। परचेजेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इन्वेंट्री अगर आप ऑन क्रेडिट ले रहे हैं तो परचेजेज डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, ये भी इससे भी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉफिट भी नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। परचेजेज ऑफ मशीनरी बाय चेक, नॉन करंट एसेट्स आप खरीद रहे हैं मशीनरी, इसका भी इम्पैक्ट नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ व्हीकल टू बिजनेस फ्रॉम प्राइवेट यूज़, दिस इज़ द केस के आप जब अपनी पर्सनल व्हीकल को बिजनेस में ट्रांसफ़र करेंगे तो अकाउंटेंट क्या एंट्री पास करेगा, व्हीकल को डेबिट करेगा और कैपिटल को क्रेडिट करेगा। तो फिर डी चॉइस जो है फिर आपकी राइट चॉइस होती है, तो डी पे आप टिक कर दें। विलियम पेड 500 इन कैश टू सोनिया फॉर रेंट, विलियम ने $500 जो है वो सोनिया को कैश की सूरत में पे करा। रेंट था, रेंट का मकसद है सोनिया ने कोई प्लेस किराए पर दी हुई थी विलियम को, विलियम ने उसका किराया पे किया। एज एन अकाउंटेंट आप क्या एंट्री पास करेंगे, कैश आपके पास आएगा और रेंट रिसीवेबल या रेंट इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। तो हाउ डिड सोनिया रिकॉर्ड दिस, सोनिया इसको कैसे रिकॉर्ड करेगी, तो सिंपल हो गया कि कैश को डेबिट कर देंगे और रेंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। और फॉर्चुनेटली ये चॉइस ए में आपको दिया हुआ है, तो चॉइस ए आपकी फिर राइट चॉइस हो गई इसके अंदर। फॉर में कहता है अब्दुल बाइज ऑल इज मशीनरी ऑन क्रेडिट, अब्दुल जो है सारी मशीनरी अपनी क्रेडिट खरीदता है। ये प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। मशीनरी एट कॉस्ट आपको 30 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस बता रहा है 30,000 का, और 30 अप्रैल 2021 के अंदर $42,000 की मशीनरी आपके पास हो गई। 30,000 से 42,000 मशीनरी का मकसद समझ रहे हैं आप कि 12,000 की मशीनरी आपने 2021 के अंदर खरीदी। दिस इज़ द ट्रिकी पॉइंट्स, इसको ध्यान में रखिएगा कि ये फिक्स एसेट्स है। ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस को आप माइनस करें तो फिर आपको परचेजेस का पता चलता है कि यार परचेजेस कितनी हुई, तो $12,000 की आपने परचेजेस करी। अमाउंट्स ओइंग टू सप्लायर फॉर मशीनरी ऑफ मशीनरी, मशीनरी के जो पैसे सप्लायर को देने थे 30 अप्रैल 2020 को, वो बैलेंस $19,000 का था। तो $19,000 जो है ये तो आपके पास बैलेंस था जो ओपनिंग बनेगा 2021 के अंदर। तो $19,000 का ओपनिंग बैलेंस था, $12,000 की मज़ीद आपने परचेजेस करी। अब देखें इसमें जो केची पॉइंट है वो ये है कि अक्सर बच्चे इस $42,000 को समझेंगे कि $42,000 की मशीनरी हमने ख़रीदी। दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि एक्चुअली मशीनरी इन दोनों का डिफरेंस करके परचेजेस आएगी। तो $12,000 की आपने मशीनरी ख़रीदी और $19,000 आपके पास जो आपको पे करना था वो था, तो ये $31,000 एक्चुअली सप्लायर का बनता था। कहता है ड्यूरिंग द ईयर अब्दुल पेड $25,000 टू द सप्लायर ऑफ हिज मशीनरी, मशीनरी के सप्लायर को उसने $25,000 की पेमेंट कर दी। तो ये अगर पेमेंट करी तो $31,000 में से अगर मैं $25,000 को निकालूं तो कितना बनता है, $6,000 बनता है जो एक्चुअली सप्लायर को पेमेंट करना है। हाउ मच डिड ही ओ देन ऑन 30 अप्रैल 2021, 30 अप्रैल 2021 को सप्लायर को कितनी रकम पे करनी है, अभी हमने निकाल कर बताया और चॉइस ए के अंदर दिया हुआ भी है इसने। $6,000 जो है वो एक्चुअली सप्लायर को पे करना है। आपकी समझ आ गई कि लॉजिक क्या है इसकी, लॉजिक मैंने आपको समझाई इसकी कि इन दोनों का डिफरेंस करके आप निकाल लेंगे और निकाल के आपके पास ये फिगर आ जाएगी। तो बस ये ध्यान में रखिएगा, नॉन करंट एसेट्स के डिफरेंस को लीजिएगा परचेजेस में, इस किस्म का सवाल आ जाए। ये एंडिंग के बैलेंस को नहीं उठा लीजिएगा, बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं और फिर जवाब ढूंढते फिरते हैं उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है शूला इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, के तो शूला का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ $100 ऑन यास्मीन्स अकाउंट इन शूला इज़ परचेजेज लेजर, कि यास्मीन जो है वो शूला उससे माल ख़रीदती थी और यास्मीन का जो लेजर है शूला की किताबों में, और शूला इस परचेज लेजर का मकसद समझ रहे हैं, परचेज लेजर का मकसद है ट्रेड पेएबल का लेजर, ये ट्रेड पेएबल का लेजर कहलाता है आपका। तो परचेज़ लेजर का मकसद है ट्रेड पेएबल का लेजर। ये अमाउंट शूला को पे करना था यास्मीन को, कितने शूला को कितनी अमाउंट पे करनी थी, $100 की, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है शूला की किताबों में यास्मीन का। तो क्रेडिट बैलेंस का मकसद है लाइबिलिटी, तो शूला को पे करना है यास्मीन को $100। कहता है व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। शूला हैड पेड $100 टू यास्मीन, के शूला ने यास्मीन को पे कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है वो बता रहा है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटी को शो करता है। शूला ओड $100 टू यास्मीन, शूला जो है वो यास्मीन को $100 पे करेगी, ओड पे करना है उसको। तो बी चॉइस आपकी जो है वो राइट चॉइस बनती है। सी में यास्मीन हैड पेड, ये इनकरेक्ट हो गया। यास्मीन ओड
यास्मीन ओड नहीं है बल्कि शूला, क्योंकि शूला के परचेज लेजर में यास्मीन का क्रेडिट बैलेंस है। तो बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 6 में कहता है हसीना बाइज रेडियोज़ फ्रॉम नाजनीन। हसीना जो है नाजनीन से रेडियो ख़रीदती है एट लिस्ट प्राइस ऑफ $10 ईच, और हर रेडियो की जो प्राइस है वो $10 की है। हसीना और 12 रेडियोज़, उसने 12 रेडियो जो है वो ख़रीदे एंड वाज ऑफर 20% ट्रेड डिस्काउंट, उसके 20% ट्रेड डिस्काउंट मिला एंड 4% कैश डिस्काउंट। देखिए जो ट्रेड डिस्काउंट है, टाइम एंड अगेन मैंने बताया, आप लेक्चर्स मेरे सुनेंगे तो मैंने उसको बाकायदा बहुत डिटेल से बताया, दोबारा बताता हूँ। याद रखिएगा जो भी ट्रेड डिस्काउंट है ये बल्क परचेजेस के ऊपर मिलता है। लाइक ये शी इज़ बाइंग 12 रेडियोज, तो इसका मकसद है शी इज़ द रेगुलर कस्टमर। हसीना जो है वो नाजनीन की रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए नाजनीन ने क्या करा है, उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20% का। जब भी ट्रेड डिस्काउंट जितना भी होगा, याद रखें ये बुक्स के अंदर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। ये इनवाइस के ऊपर जब नाजमीन जो है वो सेल्स इनवाइस बना कर देगी तो अपनी इनवाइस के ऊपर ये लिख कर देगी लेस 20% कैश डिस्काउंट। तो ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, पहली चीज़। 4% कैश डिस्काउंट का मकसद है नाजमीन ने हसीना से ये कहा होगा कि अगर आप 30 डेज़ 45 डेज़ वट एवर इज़ द डेज़, कि अगर उन डेज़ में ये पेमेंट कर देगी हसीना नाजनीन को, तो उस सूरत में उसे 4% कैश डिस्काउंट, उसे डिस्काउंट अलाउड भी कहते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड, हसीना जो है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा क्योंकि उसको डिस्काउंट मिलेगा, और नाजनीन के लिए डिस्काउंट अलाउड होगा जो वो हसीना को देगी। तो ट्रेड डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता, दिस इज़ व्हाट। और अगर ख़रीदा हुआ माल जो ट्रेड डिस्काउंट पे आपने ख़रीदा है, अगर वो वापस आप कर रहे हैं या वापस आ रहा है आपके पास, तो उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को ज़रूर माइनस कर दीजिएगा। दिस इज़ द होल पॉइंट। या अगर वो लिस्ट प्राइस दे रहा है, या तो वो देगा सवाल में कि आपको बताएगा कि नहीं जी ये तो नेट अमाउंट के ऊपर है तो फिर ज़रूरत नहीं है। अगर वो लिस्ट प्राइस दे या कुछ भी लिख कर ना दे तो फिर ट्रेड डिस्काउंट की फ़िगर माइनस करके आप रिटर्न को रिकॉर्ड कीजिएगा। 2 रेडियोज़ वर फॉल्टी, 2 रेडियोज़ में फॉल्टी थे एंड वर रिटर्न टू नाजनीन, और हसीना ने नाजनीन को वापस कर दिए। $10 का एक है, 2 का मकसद है $20 बनते हैं। $20 का आप जो 20% है वो माइनस कर दें, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस जो है एक्चुअली उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिला था। तो 20 का जब 20% निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 20 में से अगर आप $4 को जो ट्रेड डिस्काउंट है माइनस कर दें तो एक्चुअली $16 के ऊपर ये सेल्स हसीना क्या रिकॉर्ड करेगी, हसीना रिकॉर्ड करेगी कि ट्रेड पेएबल को, अकाउंट्स पेएबल को या नाजनीन के अकाउंट्स को डेबिट कर देगी और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेगी $16 से। तो आगे पूछता क्या है, व्हाट वाज द टोटल ऑफ द क्रेडिट नोट इशूड बाय नाजनीन। नाजनीन जो है वो क्रेडिट नोट, नाजनीन क्या करेगी, नाजनीन के पास जब ये माल आएगा तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगी कि हसीना को ये बताएगी कि हमने आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है $16 से। $16 क्यों, $20 बनते हैं 2 रेडियो के, लेकिन 20 पर कैश डिस्काउंट नहीं कीजिएगा। कैश डिस्काउंट तो एक्चुअली इस पे होता है कि जितना आप टाइम लिमिट में पे करेंगे जो आपका तय हुआ है तो फिर आपको बाद में मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद $16 का क्रेडिट नोट कितने डॉलर का इशू करेगी नाजनीन, हसीना को $16 का इशू करेगी। और वो मैंने आपको बताया उसकी लॉजिक क्या है। तो 2-3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ट्रेड डिस्काउंट किताबों में रिकॉर्ड नहीं होता। जब भी ट्रेड डिस्काउंट हो तो उसको माइनस करके फिर एंट्री रिकॉर्ड करें अपने पास। अगर ख़रीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं आप तो फिर ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके नेट वैल्यू के ऊपर रिटर्न करें। तो $16 आपने देखा किस तरीके से आए। तो ये इसकी जो चॉइस बी है वो फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। 7 में कहता है जमील सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जमील जो है वो माल बेचता है क्रेडिट के ऊपर। अच्छा देखें, जितना भी ख़रीदा बेचा हुआ माल जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री कहलाती है, उसे कहते हैं सेल्स जर्नल। जितनी भी क्रेडिट पे माल आप बेच रहे होते हैं वो सारे का सारा सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होता है। इसको याद रखिएगा। अगर माल ख़रीदते हैं तो परचेजेस जर्नल में रिकॉर्ड होता है। तो वेयर डिड ही फर्स्ट रिकॉर्ड द इनवाइस ही इशूड, कि कहाँ पर इस इनवाइस को वो रिकॉर्ड करेगा जो उसने माल बेचा है। जनरल जर्नल में बिल्कुल इनकरेक्ट है, जनरल लेजर में करेगा ये भी इनकरेक्ट है। सेल्स जर्नल में आपको बता के आ रहा हूँ कि जितना भी माल जब आप बेचते हैं इनवाइस कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं सारे का सारे। तो ये सेल्स जर्नल जो है, सेल्स लेजर जो है वो एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल का लेजर होता है कि इंडिविजुअल कस्टमर के जो आप लेजर बना रहे होते हैं वो फिर सेल्स लेजर में जाते हैं।
लेकिन जब माल बेचते हैं क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स जो होती है वो सारी सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती है। तो फिर सी चॉइस आपकी 7 के अंदर राइट चॉइस हो गई। कहता है 8 में विच स्टेटमेंट अबाउट ए 3 कॉलम कैश बुक आर करेक्ट। 3 कॉलम कैश बुक आपको पता है डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कैश हो गया और बैंक हो गया। कैश और बैंक के लेजर बन रहे होते हैं और डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर नहीं होते, लेकिन आप इंडिविजुअली इनको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो कैश बुक जो है वो आपकी बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहलाती है। और इट कंटेंस लेजर अकाउंट फॉर कैश एट बैंक, बिल्कुल सही बात है। कैश और बैंक का लेजर आपको पता है कि होता है। इट कंटेंस लेजर अकाउंट्स फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के लेजर अकाउंट बनते हैं, ये इनकरेक्ट है। लेकिन लेजर तो वो होता है जिसकी डेबिट साइड भी हो क्रेडिट साइड भी हो। आप जब डिस्काउंट अलाउड का लेजर बनाते हैं तो उसका डेबिट साइड भी होगी क्रेडिट साइड भी होगी। कैश बुक में ऐसा नहीं होता। कैश बुक में एक लेजर बनता है, एक अकाउंट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड का जो आप डेबिट साइड पे लिख रहे होते हैं, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो फिर डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इस साइड पे आ जाता है कैश बुक का, ये डेबिट साइड से कह लें और ये क्रेडिट कह लें। तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ पर होता है और डिस्काउंट अलाउड जो है यहाँ पर होता है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि ये लेजर नहीं होते बल्कि ये इंडिविजुअल आप बना रहे होते हैं। तो ये वाली जो बात है इसकी इनकरेक्ट है, क्योंकि लेजर डेबिट और क्रेडिट का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड हम सिंगल रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, उसका लेजर नहीं बनाते। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शंस बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, के इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन, बिल्कुल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं इसके अंदर बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन लेजर, लेजर के अंदर पोस्टिंग करने से पहले, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड्स के लेजर भी हम बना रहे होते हैं इंडिविजुअली। तो ये बात इसकी सही है कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं बिफोर दे आर रिकॉर्डेड इन द लेजर, लेजर में रिकॉर्ड करने से पहले। तो आपका 1 और 3 जो है वो फिर आपकी राइट चॉइस बनती है इसके अंदर कि 1 और 3। तो 2 जो है इनकरेक्ट है। क्योंकि इनकरेक्ट है मैंने आपको बता दिया है कि वो लेजर अकाउंट डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड के लेजर नहीं बनते। 9 आ जाएँ, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट ए ट्रायल बैलेंस। कौन सा स्टेटमेंट अनट्रू है या ट्रू नहीं है ट्रायल बैलेंस के बारे में। इट इज़ द लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स बैलेंस एट ए सर्टेन डेट। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि लेजर से फिर हम एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर सारे जो लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये सही बात है इसकी। इट कैन असिस्ट इन फाइंडिंग अर्थमेटिकल एरर्स। ये बात भी सही है कि ट्रायल बैलेंस से अर्थमेटिकल एरर अगर कोई हो गया है, डेबिट और क्रेडिट टाई बैक आपके नहीं हो रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि क्या है। तो इट इज़ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का ये पार्ट नहीं होता। डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट तो ये है कि डेबिट और क्रेडिट, क्योंकि ये तो सिर्फ बैलेंसेस को आप इसके अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, डेबिट और क्रेडिट पूरा रिकॉर्ड नहीं करते। डेबिट एंड क्रेडिट की रिकॉर्डिंग तो पीछे जर्नल लेजर के अंदर आपका लेजर पोस्टिंग हो रही होती है, आपकी कैश बुक बन रही होती है, तो वहाँ हो रही होती है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। इट इज़ यूज़फुल इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात बिल्कुल सही है कि इसी की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो हमारी जो बात जो गलत ये कर रहा है, जो इनकरेक्ट है, वो फिर सी के अंदर ये गलत बात कर रहा है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अक्सर बच्चे धोखा खा जाते हैं कि इसका डेबिट और क्रेडिट तो है, लेकिन ये डेबिट और क्रेडिट इसका नहीं है। वो तो पीछे से जो लेजर के डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज है उनको एक स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम तो आपने पीछे परफॉर्म करी है, एंट्रीज़ आपने पास करी, लेजर बनाए, बुक ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर ले गए, कैश बुक में डबल एंट्री सिस्टम आपने अप्लाई करा। तो ये सी पार्ट इसका जो है वो सही राइट चॉइस है। नंबर 10 में कहता है विच एरर इज़ एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कौन सा एरर इसमें से एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पे मेरा एक पूरा फोल्डर है, आप जाकर देखें कराचेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो उसको ज़रूर जाकर देखिएगा। हम इसको पढ़ते हैं। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी कहते हैं। ट्रांसपोजिशन का मकसद है मिलती जुलती अमाउंट्स को अगर आप गलती से रिकॉर्ड कर दें तो इसे एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन कहते हैं, और इसे एरर ऑफ ओरिजिनल, क्योंकि अमाउंट ही आपने चेंज कर दी। तो सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट, क्या सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट आपने पड़ी हुई थी उसको आपने बेच दिया ऑन क्रेडिट टू जेनेट। जेनेट को आपने बेचा $230 का। एंटर्ड एज $320 इन बोथ द डिस्पोजल अकाउंट एंड जेनेट्स अकाउंट। जेनेट्स अकाउंट्स में और डिस्पोजल अकाउंट में आपने उसे 320, आप देख रहे हैं मिलती जुलती 230 और 320। देखिए अमाउंट
फिगर सेम है लेकिन आपने मिस्टेक कर दी। तो जब भी इस किस्म का हो 320 लिख दिया, 3 उठा के पहले ले आया आप यहाँ पे, इनकरेक्ट आपने, बाकी एंट्री आपने सही पास करी, डिस्पोजल में भी सही रिकॉर्ड करा है इसको, क्योंकि पैसा आया तो कैश को डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, और जेनेट के अकाउंट के अंदर भी सही आपने उसको ट्रांसफ़र किया, सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट को। लेकिन आपने अमाउंट गलत लिख दी, तो इसको फिर एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और ये आपकी राइट चॉइस है। तो अमाउंट के अंदर अगर गड़बड़ हो रही है और रिकॉर्डिंग आप डेबिट क्रेडिट सही कर रहे हैं, तो फिर इसका मकसद ये हुआ कि ज़िंदगी आपकी आसान है और चीज़ें फिर आपने सही रिकॉर्ड करी हैं। तो डिस्पोजल अकाउंट को आपने कर दिया, और जेनेट्स के अकाउंट्स को आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि जेनेट से ये पैसा आप लेंगे, और डिस्पोजल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया क्योंकि अभी पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आ जाएगा फिर जब बाद में जेनेट देगा। तो ये एंट्री आपने सही पास करी, अमाउंट गलत लिखा, तो इसको याद रखें, जब एंट्री सही है आपकी, अमाउंट गलत है, तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बी हम पढ़ लेते हैं, सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट। जेनेट को माल बेचा था फॉर $230 का, एंटर्ड इन द ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर तो सही रिकॉर्ड हुआ, एंड जैसन्स अकाउंट, जेनेट के बजाय जैसन अकाउंट में डाल दिया। तो अगर अमाउंट का नाम का हो रहा है कि लाइबिलिटी अकाउंट जो था, बल्कि रिसीवेबल जो है वो जेनेट का रिसीवेबल था, जेनेट से यू हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम जेनेट, आपने जैसन के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो अगर नाम का है कि एक डेटर के बजाय दूसरे डेटर को आप डेबिट कर रहे हैं, तो इसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, एरर ऑफ कमीशन है ये। सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट, जेनेट को माल बेचा था फॉर $230 का, वही सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट एंड जेनेट्स अकाउंट। तो आपने नॉन करंट एसेट्स को जो है वो क्रेडिट करना था, और आपने उसको एंड जेनेट के अकाउंट को तो सही आपने डेबिट किया, लेकिन ऑफिस इक्विपमेंट को क्रेडिट करने के बजाय आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है और ऑफिस इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट्स है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मकसद है कि आपने जो आपकी कैटेगरी है उसको ही आपने चेंज कर दिया, एसेट के बजाय आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। सेल ऑफ सरप्लस ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट टू जेनेट फॉर $230 नॉट एंटर्ड इन एनी अकाउंट्स, किसी भी अकाउंट में ये एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं कि आपने ओमिशन कर दिया, ओमिट कर दिया रिकॉर्ड करने से। तो ये तीनों इनकरेक्ट हैं एक्चुअली। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री चॉइस ए आपकी राइट चॉइस बनती है, जो मैंने टिक करी। 11 में आते हैं, चेक $85 रिसीव फ्रॉम शकील। शकील से चेक रिसीव किया था आपने $85 का, वॉज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ शम्स। शम्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। बैंक को डेबिट करके शकील के अकाउंट को क्रेडिट करना था, बैंक को डेबिट करके शम्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब जब इस एंट्री को सही करेंगे, विद जर्नल एंट्री करेक्ट इज एरर, कौन सी एंट्री करेगी? तो शम्स के अकाउंट को गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, इसको आप डेबिट कर दें ताकि ये कैंसिल हो जाए, और शकील के अकाउंट को क्रेडिट कर दें। तो शम्स का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और शकील के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दें क्योंकि चेक रिसीव हुआ है। तो शम्स के अकाउंट को डेबिट करके शकील के अकाउंट को आप क्या करें, बैंक तो सही रिकॉर्ड किया है आपने, एक्चुअली आपने शकील की जगह शम्स को क्रेडिट कर दिया। तो शम्स को डेबिट करके और शकील को क्रेडिट कर दें, तो डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। बैंक वाली एंट्री गलत है, शकील को डेबिट करेंगे, शकील को डेबिट नहीं करना था, क्रेडिट करना था, तो ये भी इनकरेक्ट है। शम्स को डेबिट करके बैंक को, ये भी इनकरेक्ट है। डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 12 में कहता है कि जमाल्स बैंक स्टेटमेंट एट 1 मई 2021 शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ $1,460 के जगह जमाल का जो बैंक स्टेटमेंट आया उसमें शो हो रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है $1,460 का। बैंक ओवरड्राफ्ट का मकसद ये है कि बैंक का पैसा आप पर चाहिए, तो ये बेसिकली बैंक का डेबिट बैलेंस होता है और आपका ये क्रेडिट बैलेंस होगा। याद रखें, जब भी ओवरड्राफ्ट होगा तो आपकी कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम होगा उसका कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगी। कब करते हैं बैंक को आप क्रेडिट? जब पे करते हैं, तो ज़्यादा पेमेंट हो रही है, आपका अकाउंट में पैसे ही नहीं है, आप पे कर रहे हैं, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। एट दैट डेट when there were unpresented checks of $385, उस डेट को अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे थे कि आपने इशू तो कर दिए थे लेकिन अभी तक वो बैंक में नहीं पहुँचे। आपकी कैश बुक से तो वो माइनस हो गए हैं बैंक से, लेकिन अभी तक बैंक वो पहुँचे ही नहीं है, इस ओवरड्राफ्ट के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। एंड अनक्रेडिटेड चेक का मकसद है ऐसे चेक्स जो आपने डिपॉजिट कराए बैंक में, जो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट को कम करेंगे, क्योंकि ये आपका पैसा है, आपने जमा करवाया, तो ये भी वहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हाउ वाज द कैश बुक बैलेंस ऑन 1 मई 2021?
कैश बुक का बैलेंस कितना था। इस ओवरड्राफ्ट से इन दो ट्रांजैक्शन से पहले हम एज्यूम करते हैं कि दोनों के बैलेंस इक्वल थे, बैंक का भी और कैश बुक का। ये दो ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बैंक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुई। अगर हम इसे रिकॉर्ड कर दें तो हम कैश बुक के बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। 1460 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके अंदर ऐड कर दें, क्या ऐड करेंगे, अनप्रेजेंटेड जो चेक हैं आपके। अनप्रेजेंटेड चेक का मकसद है वो चेक्स जो आपने सप्लायर्स को इशू करें लेकिन वो सप्लायर्स अभी तक बैंक नहीं पहुंचे। जब वो बैंक पहुंचेंगे तो ये ओवरड्राफ्ट की फिगर और बढ़ जाएगी। तो ये 385 को आप प्लस कर दें, देख रहे हैं 385 1845, और इसके अंदर से ये डिपॉजिटेड अनक्रेडिटेड चेक का मकसद है कि पैसा आपका है, आपने बैंक में जमा करा है, अभी तक जमा नहीं हुआ, इसमें से ओवरड्राफ्ट को ये कम करेगा अनक्रेडिटेड। और ये अनक्रेडिटेड चेक है कितने का, 255 का। तो 255 ओवरड्राफ्ट को कम करेगा, 1845 माइनस 255, 1590 बनता है। ये कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा और ये क्रेडिट बैलेंस होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट का मकसद है कि बैंक का पैसा आप पर चाहिए, बैंक ओवरड्राफ्ट और बढ़ गया, सिर्फ 255 से ओवरड्राफ्ट कम हो रहा है। तो एक्चुअली ये ओवरड्राफ्ट है और ये कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। याद रखें, नॉर्मल बैलेंस कैश बुक का बैंक का जो है वो डेबिट होता है, क्योंकि आपका पैसा बैंक पर होता है, ओवरड्राफ्ट की सूरत में क्रेडिट होगा। इसीलिए 1590 अगर आप देखें तो सी चॉइस में क्रेडिट है, डी में डेबिट है। तो बच्चे अक्सर गलती करके डेबिट को टिक कर देंगे, आप नहीं कीजिएगा, आप अच्छे बच्चे हैं, आपकी समझ आ रहा है। तो 1590 क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट को शो करेगा। तो सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 13 में कहता है व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में क्या क्या शामिल होगा, व्हाट इज़ इंक्लूडेड क्या शामिल होता है। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है, जितने भी सप्लायर्स हैं जिनसे आपने माल ख़रीदा उन सब का जो आप लेजर बना रहे होते हैं मिला के कंट्रोल अकाउंट, उसे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। परचेज लेजर का मकसद है इंडिविजुअल सप्लायर का लेजर अगर आप बनाएंगे तो वो परचेज लेजर कहलाएगा, और सबका मिला के जो सप्लायर्स का बन रहा होगा उससे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कहेंगे। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर परचेजेस जो ट्रेड पेएबल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी आएंगी। रिपीट करें मेरे साथ, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रेड पेएबल जो सप्लायर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है जिसमें ट्रेड पेएबल डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो इस लेजर में शामिल होगा। तो कैश परचेजेस तो शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि कैश का ट्रेड पेएबल से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया। डेट्स रिटर्न ऑफ, आपने डेट्स रिटर्न ऑफ करे तो डेट्स तो फिर कस्टमर का ताल्लुक है, कस्टमर का तो परचेजेस से ट्रेड पेएबल से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डिस्काउंट अलाउड, आप किसको, अपने कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो कस्टमर तो नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं सप्लायर की, तो ये भी इनकरेक्ट है। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स, यस, आपने जो माल उधार खरीदा था वो आपने वापस कर दिया, तो क्या एंट्री पास होगी, ट्रेड पेएबल डेबिट होगा और परचेजेस रिटर्न आपकी क्रेडिट हो जाएगी। आगे देखें ट्रेड पेएबल डेबिट, तो ट्रेड पेएबल इसका मतलब है 13 की जो डी चॉइस है वो फिर आपकी राइट चॉइस है। 14 में कहता है जावेद इज सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $12,000। इसे सेल्स लेजर कंट्रोल परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में बता के आ रहा हूँ। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मकसद है कि जितने आपके कस्टमर्स हैं उन सब का मिला के जो आप लेजर बना रहे हैं वो फिर आपका क्या कहलाता है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहलाता है। और याद रखिएगा कि जिस एंट्री के अंदर भी, जिस ट्रांजेक्शन के अंदर भी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट या क्रेडिट होगा वो एंट्री पार्ट बनेगी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। दिस इज द होल लॉजिक। इंटरेस्ट ऑन एन ओवर ड्यू अकाउंट $40 एंड डिस्काउंट अलाउड $150 हैड बीन ओमिटेड। ये दो चीज़ें ओमिट हो गई थी। एक तो आपका एक ओवर ड्यू अकाउंट था। ओवर ड्यू अकाउंट का मकसद क्या हुआ कि एक कस्टमर कोई आपका ऐसा था जिसने टाइम पे पेमेंट भी नहीं करी, उसका टाइम बार्ड हो गया है, वक्त भी गुजर गया है, अब उस पर आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं, क्योंकि लेट पेमेंट सरचार्ज, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या गैस का बिल आता है घर में, अगर आप टाइम पे पेमेंट ना करें तो LPS लगता है, लेट पेमेंट सरचार्ज, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बिज़नेस के अंदर होता है कि कोई कस्टमर अगर टाइम पे पैसा नहीं देगा तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट होगा। एंड डिस्काउंट अलाउड का मकसद है कि आपने डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट में आप क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो 12,000 ये थे आपके पास। $12,000 में से ओवर ड्यू जो 40 है इसको प्लस कर लें, और ये जो डिस्काउंट 150 का दिया है इसको आप माइनस कर दें।
तो 11,890 बनेगा आपका। जो 11,890 है, $11,890, ये बेसिकली आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। तो 11,890 आप देख रहे होंगे आपके पास बी चॉइस के अंदर ये दिया हुआ है, तो फिर इसका मतलब है राइट चॉइस जो है वो आपकी बी चॉइस बनती है क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। और लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन करी क्या है। 15 में कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के मुतालिक करेक्ट है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के मुतालिक कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका होता है कि जितनी भी नॉन करंट एसेट्स आप ख़रीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉन करंट एसेट्स याद रखें आप, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सारे का सारा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो रेवेन्यू, जो इनकम स्टेटमेंट में जितने भी एक्सपेंसेस आप लेकर जाते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेट करते हैं। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो नॉन करंट एसेट्स आप लेकर जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सारा आपका। कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलता है, ये भी याद रखिएगा। इट इज़ मनी स्पेंड ऑन डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, सैलरीज़ की पेमेंट आप कर रहे हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं और ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं। तो ये इनकरेक्ट हो गया आपका। इट इज़ मनी स्पेंड ऑन परचेजिंग नॉन करंट एसेट्स, ये बात बिल्कुल सही है कि ये वो रकम है जो आप नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, ख़रीदारी के ऊपर खर्च करते हैं। तो दिस इज़ राइट चॉइस। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैं बता के आ रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये भी सही बात है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू नॉन करंट एसेट्स, ये इसका ताल्लुक उन तमाम एक्सपेंसेस से होता है जो नॉन करंट एसेट्स है। ऐसा नहीं है, नॉन करंट एसेट्स की तो आप मेंटेनेंस भी करा रहे होते हैं, तो मेंटेनेंस तो फिर इनकम स्टेटमेंट में आप रिकॉर्ड करते हैं, तो ये फिर इनकरेक्ट चॉइस है आपकी। 2 एंड 3 जो है वो सी चॉइस के अंदर उसने आपको दिया हुआ है, तो 2 एंड 3 फिर आपकी जो सी चॉइस है 15 की वो राइट चॉइस बनती है। 16 में आते हैं निया सोल्ड इक्विपमेंट विद नेट बुक वैल्यू ऑफ $200, के निया ने इक्विपमेंट नेट बुक वैल्यू $200 की उसने बेची। द प्रोसीड्स ऑफ द सेल वाज $250, प्रोसीड्स नेट बुक वैल्यू $200 थी, $250 की प्रोसीड्स है, ये बुक वैल्यू है और ये प्रोसीड्स है। इसका मतलब $50 का आपका प्रॉफिट हुआ है कि $50 जो है बेचने पे आपको प्रॉफिट मिला। वर क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट, वो गलती से आपको सेल्स अकाउंट के अंदर आपने क्रेडिट कर दिया। एंड डेबिटेड इन द कैश बुक, डेबिट तो सही करा आपने, कैश बैंक को डेबिट किया, लेकिन इक्विपमेंट को क्रेडिट करने के बजाय और आपका जो डिस्पोजल इनकम है उसको क्रेडिट करने के बजाय आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स को। तो सेल्स आपकी $250 से, ग्रॉस सेल्स आपकी ऊपर आती है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हो गया $250 से, क्योंकि टू सेल्स तो आपने रिकॉर्ड ही गलत करी है। तो सी में देख रहे हैं आप, ओवर स्टेटेड ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर। ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर में फ़र्क क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जब एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं या अदर कोई इनकम हो रही है उसको प्लस करते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है, आपको ये बात तो समझ आ गई कि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, देखें। और इसी में आपका जो प्रॉफिट है वो ओवर स्टेटेड $200 से। आप पूछेंगे सब $200 से क्यों, इसलिए देखें एक्चुअली ये $50 की इनकम है, ये तो आप ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर प्लस करते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट जो है, और ग्रॉस प्रॉफिट अगर 250 से है तो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो एक्चुअली ओवर स्टेटेड सिर्फ $200 से हुआ है। और उसकी लॉजिक ये है कि $50 तो सही है, क्योंकि $50 का तो एक्चुअली प्रॉफिट आपने कमाया था जो फिर ग्रॉस प्रॉफिट में आपको प्लस करना ही करना था। अगर ये ट्रांजेक्शन सेल्स में आप रिकॉर्ड ना करते तो भी आप $50 से क्या करते, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर जो डिस्पोजल इनकम, जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है वो प्लस करते हैं आप। तो सी चॉइस आपकी राइट चॉइस है कि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर स्टेटेड हुआ $250 से, क्योंकि सेल्स में रिकॉर्ड हो गया 250, और प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो सिर्फ $200 से ओवर स्टेटेड हुआ, क्योंकि $50 से तो इसको रिकॉर्ड होना ही था। तो ये फिर आपकी 16 के अंदर जो सी चॉइस है वो राइट चॉइस बनती है।
और लॉजिक मैंने आपको समझा दी कि क्या है। 17 के अंदर आते हैं, व्हाई डज़ ए बिज़नेस प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स। क्यों कोई बिज़नेस जो है वो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता है नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, क्यों इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करता है। तो एक्चुअली इट्स मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या है कि जितने भी आप रेवेन्यू जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो रेवेन्यू को जनरेट करने में जितने भी एसेट्स ने अपना रोल प्ले करा है, नॉन करंट एसेट्स में अगर आपको कोई बेवरेजेस का बिज़नेस है तो आपकी जो ट्रक्स हैं, डिलीवरी व्हीकल्स, वो सारे जब तक नहीं जाएंगे, बोतल सप्लाई नहीं होगी दुकानों पे, तो प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। तो इन एसेट्स का रोल है आपके बिज़नेस के अंदर। इसका जो डेप्रिसिएशन है वो इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होना चाहिए, मैच करना चाहिए आपको रेवेन्यू को उन तमाम एक्सपेंसेस से जो इस रेवेन्यू को जनरेट करने में जिन्होंने अपना रोल प्ले करा है। तो डेप्रिसिएशन को हम मैचिंग प्रिंसिपल के तहत रिकॉर्ड करते हैं। टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट्स अगेंस्ट प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ परचेज। अब ईयर ऑफ परचेज़ की बात नहीं है, ईयर ऑफ परचेज के बाद भी हम जब तक वो एसेट इस्तेमाल होता रहता है उस वक्त तक उसका डेप्रिसिएशन हम निकालते हैं। तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। टू इंश्योर दैट नॉन करंट एसेट्स अपीयर एट बुक वैल्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये सिर्फ एक बात है, ये बात सही है कि हम नॉन करंट एसेट्स को बुक वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करें, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी तो लेकर जाते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। ये सिर्फ बात कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। टू इंश्योर दैट द मैचिंग प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है जो मैंने अभी आपको समझाई कि मैचिंग प्रिंसिपल के तहत जो है आप रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन फॉर नॉन करंट एसेट्स के। टू रिटेन कैश इन द बिजनेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट्स, ये भी इनकरेक्ट है। हम रिटेन नहीं करते कैश को, वो जब ख़रीदते हैं तो बाद में देखते हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट के वक्त कैश हम रिटेन करके नहीं रखते। तो सी चॉइस आपकी 17 में राइट चॉइस बनती है। 18 में आते हैं, मशीन विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ $10,000 हैड बीन डेप्रिशिएटेड फॉर 2 years एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मकसद क्या है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक ही निकलेगा। आप $10,000 है, इसका आप 10% जब आपने निकाला तो 1000 बना, और यही 1000 सेकेंड ईयर भी निकलेगा तो 2000 का डेप्रिसिएशन आपने इसमें निकाल लिया। It was then sold for cash with the loss on disposal amounting to $700। उसके बाद आपने इसे $700 के $700 के लॉस पर बेच दिया। तो अगर $10,000 की इक्विपमेंट थी, 2 साल डेप्रिसिएशन 2000 है, तो इसका मकसद है $8,000 की बुक वैल्यू है, क्योंकि 10,000 में से 2000 को माइनस करते हैं जो यूज़ हो गया, बुक वैल्यू है $8,000 की जो बुक वैल्यू है आपकी, ये आपने बेच दी $700 का, आपको लॉस हुआ। एक्चुअली बेची फिर आपने कितने की? $7,300। $7,300 की आपने इसको, क्योंकि देखिए ना $8,000 की जो आपकी मशीन है, $8,000 की मशीन को आप लॉस पे बेच रहे हैं 700 के, तो कितने में बेचा होगा? लॉस को माइनस करते हैं इसमें से, तो आपके पास 7000, इसका मतलब है $8,000 की जो मशीन थी वो $7,300 में आपने बेची, तो फिर लॉस हो गया आपको $700 का जो दिया होगा। तो ये सिंपल आ गया। अ रिप्लेसमेंट मशीन वाज बॉट ऑन सेम डे फॉर कैश। $12,400 के अंदर आपने उसी दिन एक और मशीनरी खरीद ली रिप्लेसमेंट में। व्हाट वाज द नेट डिक्रीज इन द कैश बैलेंस। कैश बैलेंस के अंदर कितना डिक्रीज़ हुआ? तो देखिए कैश बैलेंस के अंदर डिक्रीज़ कितना हुआ? $12,400 की तो आपने ये मशीन ख़रीदी, ये कैश आपके पास से चला गया। कैश आया कितना था आपके पास? $7,300 में जो निकाल के आ रहा हूँ, ये आपके पास कैश आया था। तो 12,400 में से $7,300 को माइनस कर दें तो एक्चुअली कैश जो आपके पास से गया वो $5,100 का गया, और ये $5,100 आपको वो चॉइस बी के अंदर दे रहा है। तो एक्चुअली कैश जो आपका कम हुआ बिज़नेस से वो $5,100 का था। मशीन थी 10,000 की, 2 साल का डेप्रिसिएशन जो है 2000 बनता है। 10,000 में से 2000 माइनस कर दें, बुक वैल्यू 8000 आ गई। $700 का लॉस आपको हुआ है इसके ऊपर, तो इसका मकसद है $7,300 में ये मशीन आपने बेची, तो ये कैश आपके पास आया। आपने एक नई मशीन ख़रीदी $12,400 की, तो 12,400 कैश गया।
जो आया वो कितना था 7,300 और जो गया वो कितना है 12,400। तो 12,400 ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, उसमें से 7,300 को माइनस किया तो कैश एक्चुअली बिजनेस के अंदर से जो मूव हुआ वो $5,100 का हुआ। तो बी चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 19 में आते हैं, वाई वुड ए बेकरी बिजनेस नॉट इंक्लूड ए वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कि बेकरी का अगर कोई बिजनेस है तो बेकरी के बिज़नेस के अंदर जो इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी देखें डे टू डे बेसिस के ऊपर हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी अमाउंट भी बहुत कम होती है, इसमें मटेरियलिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है। असल में स्टेशनरी की इन्वेंट्री जो होती है उसको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं। याद रखिएगा स्टेशनरी जब खरीदते हैं बिजनेसेस तो उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट में। तो उसकी जो इन्वेंट्री जो बाकी बचती है उसको फिर वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी हम एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और ये क्योंकि यूज़ भी हो जाती है नॉर्मली, हर बिज़नेस हर डिपार्टमेंट अपने अपनी जो स्टेशनरी यूज़ होने वाली होती है उसका बजट बना कर देता है। तो नॉर्मली ईयर एंड पे वैसे भी ये ख़त्म हो जाती है हर डिपार्टमेंट के पास। नए साल का जो बजट बनाते हैं उसमें फिर नई नई वैल्यूज़ होती हैं, फिर दोबारा इनको खरीदते हैं। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस इन अ बिज़नेस एंड द अमाउंट इज़ टू लो टू बी रिकॉर्डेड। कि इसकी अमाउंट इतनी कम होती है कि उसको रिकॉर्ड फिर हम एसेट के तौर पर नहीं करते बल्कि एक्सपेंस कर देते हैं मटीरियलिटी कंसेप्ट पे। तो जो इसकी डी चॉइस अगर आप देखें इट वाज ऑफ वेरी लो वैल्यू, कि ये बहुत लो वैल्यू की होती है, इसलिए फिर इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड नहीं करते मटेरियलिटी कंसेप्ट के तहत। मटेरियलिटी बताती है कोई ऐसी चीज़ जिससे डिसीज़न मेकर्स की जो डिसीज़न करने की जो एबिलिटी है अगर वो डिस्टर्ब हो रही है किसी वजह से, कोई इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसे फिर रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ तो इसकी अमाउंट ही इतनी कम होती है कि इससे फिर लेना देना कोई नहीं होता। तो इसकी वजह से डी चॉइस आपकी राइट है। मैं पढ़ देता हूँ इट वॉज एक्सपेक्टेड इट वुड बी यूज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये भी गलत है कि ज़रूरी नहीं हो सकता है ख़त्म ही हो जाए फ्यू मंथ्स में। अगर वो यूज़ भी होगी जाके नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में तो नॉट इंक्लूडेड की तो साइन नहीं है ये, क्योंकि ये तो पूछ ही रहा है नॉट इंक्लूडेड। तो अगर ऐसा वाकई सही है तो इसे करंट एसेट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। वाई वुड ए बेकरी बिजनेस नॉट इंक्लूड, क्यों इंक्लूड नहीं करेगा? तो ये इनकरेक्ट हो गया। इट वाज परचेज रेगुलर एंड पेड इन कैश, तो ये तो रेगुलर ज़रूरी नहीं है, आप क्रेडिट भी हो सकता है ख़रीदते हो उसको, तो ये भी इनकरेक्ट। इट वाज नॉट फॉर रीसेल करने नहीं कर रहे हैं तो रीसेल तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं करते हैं, नॉन करंट एसेट्स को भी रीसेल नहीं करते, उनको तो रिकॉर्ड करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। ये भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली मटेरियलिटी स्टेशनरी मटेरियलिटी कंसेप्ट के तहत और इट वाज ऑफ वेरी लो वैल्यू, इसलिए रिकॉर्ड नहीं करते स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। डी चॉइस इज़ द राइट चॉइस। 20 में कहता है शिल्पा इस फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th अप्रैल। शिल्पा का फाइनेंशियल ईयर जो है 30th अप्रैल को ख़त्म होता है। ऑन 31st मार्च 2021 शी रोट ऑफ ए डेट ओड बाय ताहिर इज इररिकवरेबल। ताहिर जो था इसका एक कस्टमर था, उससे पैसा मिलने की कोई चांस नहीं था। देयर वाज नो होप कि ताहिर उसको पैसे देगा। उसने उसके अकाउंट को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने के लिए मेरा इररिकवरेबल डेट्स का एक फोल्डर है कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे। अगर कोई कंसेप्ट आपका और क्लैरिटी आपको चाहिए तो कुछ वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिएगा जाके। यू विल बी गेटिंग मोर आई मीन टू से क्लैरिटी इन योर कंसेप्ट। तो यहाँ सिंपल याद रखें, जब भी राइट ऑफ करते हैं तो इसकी एंट्री याद रखें। इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा और ताहिर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ताहिर से ये पैसा अब मिलना ही नहीं है तो ताहिर के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट और ताहिर को क्रेडिट, ये सी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। बाकी तो ये इनकम स्टेटमेंट ताहिर ये इनकरेक्ट है, इररिकवर के साथ इनकम स्टेटमेंट ये भी इनकरेक्ट है और ताहिर और इररिकवरेबल ये भी गलत है। इररिकवरेबल डेट्स इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा एज एन एक्सपेंस और ताहिर के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी मनी विद ताहिर। हिज अकाउंट हैज़ बीन रिटर्न ऑफ की एंट्री ये हो गई। 21 में कहते हैं हाउ शुड इन्वेंट्री बी वैल्यूड। इन्वेंट्री को कैसे वैल्यू करें? इन्वेंट्री की वैल्यू का आसान तरीका ये है कि लोअर ऑफ कॉस्ट, या तो उसकी कॉस्ट कम होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि जिस वैल्यू के ऊपर वो बिकेगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो कम वैल्यू होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं तो कॉस्ट पे नहीं करते, हायर ऑफ कॉस्ट पे नहीं करते, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सी चॉइस लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू के ऊपर उसको रिकॉर्ड करते हैं। डी नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे भी नहीं करते
तो इन्वेंट्री में याद रखिएगा लोअर ऑफ कॉस्ट, या तो कॉस्ट कम होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो वैल्यू कम होगी उस पर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है। तो सी चॉइस 21 में राइट चॉइस है आपकी। 22 में कहता है जेम्स इज़ एन अकाउंटेंट एंड ऑपरेट्स एज ए सोल ट्रेडर। जेम्स जो है वो एज ए सोल ट्रेडर जो है वो बिजनेस अपना चलाता है। विच आइटम वुड नॉट अपीयर इन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कौन सा आइटम उसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड नहीं होगा, वुड नॉट अपीयर नहीं होगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म लोन ये तो सही है, जेम्स जो है वो लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है। लॉन्ग टर्म लोन हमारी लाइबिलिटी है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम बिल्कुल लेकर जाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स जो है वो हम नहीं। रिटेन्ड अर्निंग्स हमेशा याद रखें, बिजनेस 3 किस्म के होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर जो ये कर रहा है, एक पार्टनरशिप होती है, एक कंपनी होती है। जो कंपनी होती है वो उसके अंदर फिर रिटेन्ड अर्निंग जो भी इनकम होती है वो रिटेन्ड अर्निंग में हम ट्रांसफ़र करते हैं। सोल ट्रेडर का कैपिटल होता है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं होती। ट्रेड पेबल बिल्कुल जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। जो सेकंड चॉइस है आपकी, जो सी में दिया रहा है, सी इज़ द राइट चॉइस। टू ओनली क्यों है? लॉजिक मैंने आपको बताई कि एक्चुअली रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग हम कंपनी अकाउंट्स जब बना रहे होते हैं वहाँ लेकर जाते हैं, और ये सोल ट्रेडर है। तो दिस इज़ द होल पॉइंट। 23rd में आते हैं जहा इज़ ए कंसल्टेंट हु रिसीव्स फीस फ्रॉम क्लाइंट्स। के जहा जो है वो कंसल्टेंट है और वो अपने क्लाइंट से पैसा रिसीव करता है। तो जहा जो है वो हु रिसीव्स के फी फ्रॉम क्लाइंट। हाउ वुड जहा कैलकुलेट हिज प्रॉफिट फॉर द ईयर? जहा जो है अपना प्रॉफिट पूरे साल का कैसे कैलकुलेट करेगा? जहा के पास 2 चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो इनकरेक्ट है क्योंकि हम कोई ना माल बेच ही नहीं रहे हैं कोई, हम तो अपनी कंसल्टेंसी ऑफ़र कर रहे हैं, सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इनकरेक्ट है, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। यहाँ अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स है और कैलकुलेट एक्सपेंस तो प्लस ये भी इनकरेक्ट हो गया। एक्चुअली डी आपका सही है। डी में कहता है फीस रिसीव्ड, जो भी उसको क्लाइंट से पैसे मिलेंगे वो, और उसमें से वो एक्सपेंसेस जितने हुए हैं वो जब माइनस कर देगा जहाँ, तो फिर उसके पास उसका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। तो 23 के अंदर जो डी चॉइस है वो फिर आपकी राइट चॉइस बनती है। 24 में आते हैं, व्हाट इज़ एडेड टू ऑनर्स कैपिटल टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। कि ऑनर्स के कैपिटल में क्या प्लस करें जो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए। याद रखिएगा ऑनर्स कैपिटल के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को जब हम प्लस करते हैं, करंट टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटी को माइनस करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, या फिर कैपिटल के अंदर प्लस करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये याद रखिएगा, 2 तरीके होते हैं। तो कैपिटल में आप क्या प्लस करेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जो डी चॉइस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो नॉन कैपिटल में याद रखें, जब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ को प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ जाता है। 24 की जो राइट चॉइस बनती है वो डी चॉइस बनती है। 25 में आते हैं, व्हाट इज़ एन एडवांटेज ऑफ फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को फॉर्म करने का एडवांटेज क्या होता है? डिसीजंस हैव टू बी रिकॉग्नाइज बाय ऑल पार्टनर्स। कि जितने भी फैसले होते हैं वो सारे पार्टनर्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज तो है, लेकिन डेफिनेटली आई मे नॉट एग्री। मैं रिकॉग्नाइज तो कर लूँगा लेकिन हो सकता है मैं एग्री ना करूँ। तो पार्टनरशिप जो ब्रेक होती है उसकी एक रीज़न्स ये भी होती है कि पार्टनर्स डिसएग्री करते हैं डिसीजंस के ऊपर। तो रिकॉग्नाइज अगर कोई फ़ैसला हो भी गया है तो मे भी कि कोई पार्टनर उस पर उसका एग्रीमेंट ना हो, लेकिन मजबूरी के तौर पे रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो ये एडवांटेज नहीं है एक्चुअली। ये फिर जैसे ये कहें कि विजडम सबकी शामिल होती है, तो डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। तो प्योर एडवांटेज हम नहीं कहेंगे। ईच पार्टनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। ये तो डिसएडवांटेज है सीधा सीधा, कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आपकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ। तो ये तो एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है। क्योंकि पार्टनरशिप का अगर कोई नुकसान होगा तो सबको भुगतना पड़ता है, तो डिसएडवांटेज है ये। प्रॉफिट्स हैव टू बी शेयर्ड अमॉन्ग द पार्टनर्स, ये भी अगर अलग डिसएडवांटेज है, क्योंकि कम पार्टनर होते तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, तो एडवांटेज नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर, दिस इज़ द एडवांटेज। के आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि कौन सा काम कौन करेगा, तो जब हम उसको शेयर कर देते हैं, कैन बी शेयर्ड, पार्टनर्स के दरमियान आप शेयर कर सकते हैं, दिस इज़ द एडवांटेज। ये एडवांटेज है कि आपका काम बढ़ जाता है। कौन एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, कौन जो है वो ऑपरेशन देखेगा, कौन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग देखेगा, वट एवर इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस। तो डी जो है वो राइट चॉइस है आपकी। 26 में आते हैं, एन एंड बैन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। कि एन एंड बैन पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2021। उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी
फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2021 के अंदर। ये इंफॉर्मेशन जो इन्होंने प्रोवाइड करी है, उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर है $20,000 का प्रॉफिट फॉर द ईयर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मकसद है कि आप माइनस करेंगे, 20,000 का आपका प्रॉफिट था, 5,000 का इंटरेस्ट आपने कैपिटल में एन को दिया, बैन को दिया। मेरे पार्टनरशिप के ऊपर कुछ लेक्चर्स हैं, एएस लेवल की अकाउंटिंग जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें कुछ लेक्चर्स पर्टिकुलरली मैंने पार्टनरशिप के रिकॉर्ड कराए थे। पेपर 2 के भी आपको लेक्चर्स बहुत ज़्यादा जो मैंने रिकॉर्ड कराए हैं उसमें पार्टनरशिप के सवाल हैं ओ लेवल के। वहाँ भी जाके आप कुछ सवाल देख लीजिएगा, देखे ही होंगे आपने, पेपर 2 अभी दिया है तो कंसेप्ट्स आपके क्लियर हैं। जो भी प्रॉफिट होता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देते हैं। तो 20,000 में से 5 और ये 9,000 बनते हैं, इसको माइनस कर दें तो 11,000 आपका प्रॉफिट आता है। ड्राइंग तो फिर आप जब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या करंट अकाउंट, वहाँ से माइनस करते हैं, प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते। अलबत्ता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो हम प्लस कर लेते हैं उसको, ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइंग दिया है तो इसको टच नहीं करें। 11,000 है, कहता है बराबर करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 5,500 आपका बनेगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 5,500 जो है ये एक्चुअली कहता है व्हाट वाज द बैन शेयर ऑफ द रेजिडुअल प्रॉफिट के जो प्रॉफिट बाकी बचा है उसमें से बैन का शेयर बताएं। तो बैन हुआ, एन हुआ, ये फिर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर कर रहे हैं। तो रेजिडुअल प्रॉफिट जो बचा हमारे पास 20,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके वो फिर ये बचा, तो रेजिडुअल प्रॉफिट में से जो शेयर है, बैन शेयर ऑफ द रेजिडुअल प्रॉफिट का शेयर 5,500 बनता है। तो ये फिर आपका ये वाला सवाल हो गया। और 20,000 प्रॉफिट है, इसमें इंटरेस्ट आपने माइनस कर दिया 9,000 का 11,000, और ये लॉसेस, ये रेजिडुअल प्रॉफिट है, इसमें बैन का शेयर भी इक्वल है। 2 से डिवाइड करके आपने शेयर निकाल लिया जो 5,500, रेजिडुअल प्रॉफिट जो है 11,000 है, और इसमें जो शेयर है 5,500 बैन का बनता है। तो ये फिर ए चॉइस आपकी राइट होगी। 26 में 27 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट अ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज़ इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे होते हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट्स में जितनी रिसीट्स हो रही है वो सब रिकॉर्ड करते हैं, कैश और बैंक, और इसी तरीके से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कर देते हैं। इसका जो लेजर है, इट इंक्लूड्स अमाउंट प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके अंदर अमाउंट बिल्कुल हो सकता है आपने किसी एक्सपेंस की पेमेंट करी और उस एक्सपेंस जो है अभी फर्दर नेक्स्ट ईयर में भी आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट जब आप कर रहे होते हैं तो जिस अकाउंट की एक्सपेंस की आप फर्स्ट करें, रेंट की आपने पेमेंट करी तो रेंट में से कुछ तो एक्सपेंस बन जाएगा, हो सकता है कुछ नेक्स्ट ईयर आपको बेनिफिट पहुंचाए, तो बिल्कुल शामिल हो सकता है। ये तो सही बात है। ये इनकरेक्ट का पूछ रहा है हमसे। इट शोज़ द सरप्लस फॉर द ईयर। अब ये इनकरेक्ट है। ये सरप्लस जो है ये असल में सरप्लस या डेफिसिट, आपके अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा, आपका रेवेन्यू अगर ज़्यादा है, जो आपको इनकम हो रही है, इनकम अगर आपकी ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो ये सरप्लस कहलाता है। अगर आपकी इनकम कम है और एक्सपेंस बढ़ गए हैं तो वो डेफिसिट कहलाता है। और ये जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वहाँ पर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो एक्चुअली सरप्लस को शो करती है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो नहीं करता। तो बी पार्ट आपका इनकरेक्ट है। सी भी पढ़ लेते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर एक्सक्लूडेड। ये तो सही बात है क्योंकि इमोशंस तो हम शामिल नहीं करते, जो जिनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है वही जाएगा रिसीट्स एंड पेमेंट के अंदर, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं या रिसीट कर रहे हैं। तो ये भी सही है। द बैलेंस रिप्रेजेंट कैश एंड बैंक बैलेंस, ये बात भी बिल्कुल सही है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? कैश और बैंक का ही बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा ना। तो आपका जो बी चॉइस है जिसमें हम कह रहे हैं सरप्लस, तो ये सरप्लस शो नहीं करता। सरप्लस और डेफिसिट के लिए क्या होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बी है। 28 में आते हैं, हाउ डज ए मैन्युफैक्चरर कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। मैन्युफैक्चरर जो है वो प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करता है? प्राइम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करती है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट एक्सपेंसेस या रॉयल्टी आपकी जो हो गई। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, जब आप इनको प्लस करते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट कहलाती है। फैक्ट्री ओवरहेड का मकसद है कि जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। तो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ए चॉइस बिल्कुल सही है। आगे पढ़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो बी चॉइस है ये आपकी सही है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं उनको भी फिर हम
शामिल कर, लाइक पैकेजिंग हो गई आपकी, डायरेक्ट पैकेजिंग हो गई। कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर पैकेजिंग जो है वो आपकी आपकी पहले पार्ट जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं उस प्रोसेस में ही लग रही होती है पैकेजिंग, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे जो है उसको फिर आप शामिल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल में जो बोटल्स बन रही होती हैं वो फिर प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती हैं, लेकिन उसकी जो पैकेजिंग जब आप बाद में कर रहे होते हैं तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ले आते हैं आप जाके। तो ये बी चॉइस जो है वो आपकी राइट हो गई, क्योंकि सी में उसने फैक्ट्री ओवरहेड को भी शामिल कर दिया है, ये इनकरेक्ट है। और डी के अंदर भी फैक्ट्री ओवरहेड है जो इनकरेक्ट है। वन के अंदर क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं थे इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो 28 की राइट चॉइस आपकी बी चॉइस बनती है। 29 में आते हैं नूला। नूला प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। नूला ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। ड्राइंग फॉर द ईयर है 3900। नेट एसिड्स एट 1 अप्रैल 2020। नेट एसिड्स का मकसद क्या हुआ कि जो टोटल एसिड्स हैं उसमें से आपने लाइबिलिटीज़ को जब माइनस कर दिया तो फिर नेट एसिड्स आपके आ गए। और नेट एसिड्स जो आपके हैं ये एक्चुअली कैपिटल को शो कर रहे होते हैं। और नेट एसिड्स शुरू में इतने थे और 31 मार्च 2021 को इतने हुए, तो 72,275 में ये थे और 60,500 के शुरू में थे। कैपिटल आप समझ लें, नेट एसिड्स इज इक्वल टू कैपिटल। तो 72,275 में से अगर जो 60,500 को मैं माइनस करूं तो 11,775, ये एक्चुअली इनका जो भी डिफरेंस होगा नेट एसिड्स का ये प्रॉफिट कहलाता है आपका, क्योंकि इसमें इजाफा ही प्रॉफिट की वजह से होता है। नेट एसिड्स आपकी किस वजह से बढ़ते हैं? प्रॉफिट की वजह से बढ़ते हैं। और कम होते हैं तो फिर लॉस की वजह से होते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं। आप देखें तो 21 की फिगर जो है 2021 की फिगर ज़्यादा है, तो जब ये बढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट को शो करेंगे, अगर ये कम होते हैं तो लॉस को शो करते हैं, याद रखिएगा। और ड्राइंग को इसके अंदर प्लस कर लें। ड्राइंग को क्यों प्लस करें? क्योंकि प्रॉफिट जब आप बना रहे होंगे तो कैपिटल का जो भी क्योंकि इसने तो टोटल आपको दे दिया है, इसमें से आप ड्राइंग को माइनस कर आएँ, तो ड्राइंग को प्लस कर लें ताकि एक्चुअली पता चले कि यार प्रॉफिट था कितना हमारा। तो 3900 जो ड्राइंग है उसको प्लस कर लें, 11,775 प्लस 3900 यू गेट 15,675। ये 15,675 जो है ये एक्चुअली प्रॉफिट, देखें लॉस भी उसने दिया है, याद रखिएगा ये प्रॉफिट को शो कीजिएगा। 15,675 का प्रॉफिट है। क्यों प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि एंडिंग बैलेंस ज़्यादा है, अगर एंडिंग बैलेंस कम हो तो फिर लॉस हो जाएगा। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। तो जब भी इस किस्म का सवाल दें तो नेट एसेट्स को निकाल के पहले प्रॉफिट निकाल लें, उसके अंदर ड्राइंग प्लस करें। ड्राइंग को प्लस करने की लॉजिक क्या है? क्योंकि एक्चुअली ड्राइंग को माइनस करके फिर आप नेट एसेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो इसलिए ड्राइंग को प्लस कर देते हैं ताकि एक्चुअल जो आपका प्रॉफिट आया था वो फिगर आपके पास आ जाए। तो 15,675 का प्रॉफिट है और ये फिगर आपकी डी चॉइस के अंदर दी हुई है, तो डी चॉइस इज़ द राइट चॉइस। 30th में आते हैं। अ ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ट्रेडर ने आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर है। कितना व्हाट वाज द प्रॉफिट मार्जिन, ये बताएं प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन के लिए ज़रूरी है सेल्स आपको पता हो, क्योंकि प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे जो हमें दिया हुआ है। सेल्स की फिगर कैसे आएगी तो देखें यहाँ कर लेते हैं। सेल्स ये हमें पता नहीं है, इसमें से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये दी हुई है, ये ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको नहीं पता, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देते हैं। एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 4,000 के, तो प्रॉफिट आपके पास आ गया है 16,000 का। अब रिवर्स कर लें, यहाँ जो फिगर होगी उसमें से आपने एक्सपेंस को माइनस किया होगा, तो इसमें एक्सपेंस को प्लस कर लें, तो डेफिनेटली यहाँ पे 20,000 की फिगर होगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 का था आपका, जब भी तो आपने एक्सपेंस 4,000 के माइनस करे तो प्रॉफिट 16,000 आया। ये 20,000 क्यों आया? क्योंकि सेल्स जो है अब ये यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस किया होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। ग्रॉस प्रॉफिट में कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दें तो 100,000 आ गया। इसका मकसद है सेल्स जो है आपकी $100,000 की आपकी सेल्स है, उसमें से 80,000 का कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया तो 20,000 आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो जब सेल्स आ गई और प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट 16,000 है, इसको ऊपर रखें। सेल्स की फिगर आपने निकाल ली है 100,000 और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें, यू गोट 16%। तो 16% जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो गया। 16% उसने आपको
चॉइस ए के अंदर दिया हुआ है, तो यू कैन सेफली से कि आपकी जो राइट चॉइस बनती है प्रॉफिट मार्जिन की, वो फिर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस का लफ्ज़ देता तो फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट से निकाल लेते, फिर 20,000 को ऊपर रखते, 100,000 को नीचे रखते। अगर प्रॉफिट कह रहा है तो इसका मकसद है वी एज्यूम कि ये नेट प्रॉफिट है। 16% आपने निकाला। राइट चॉइस जो है ए चॉइस। 31 में आते हैं। ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी, रेवेन्यू आपको दे रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है, परचेजेस प्लस करा, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स 2700 आ गई, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस करा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कराया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। कहता है इट वॉज फाउंड दैट द क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड हैव बीन $400, कि ये $400 होने चाहिए थी, यानी $2,700 में से क्लोजिंग इन्वेंट्री $300 नहीं है, $400 होती तो ये कितना आ जाता, ये फिर आता 2300। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 2300 आती, 2400 नहीं आती। अगर सही फिगर होती तो फिर क्या आती, कॉस्ट ऑफ सेल्स 2300 आती। कहता है व्हाट वाज द करेक्ट रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला रेट क्या है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऊपर रखते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऊपर रखेंगे, एवरेज इन्वेंट्री को नीचे रखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 2300 आ गई है। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, करेक्ट फिगर है 400, ओपनिंग है 100, और करेक्ट एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जो उसने बताई आपको, करेक्ट है 400। तो इनको प्लस करें, ये 500 आ गया, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो $250, ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री। ओपनिंग और एंडिंग को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो एवरेज इन्वेंट्री आता है। एवरेज इन्वेंट्री $250 आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाला था 2300 डिवाइडेड बाय 250, यू गेट 9.2 टाइम्स, कि 9.2 टाइम्स इन्वेंट्री का टर्नओवर हुआ है, इन्वेंट्री बिकी है। 9.2 टाइम्स उसने आपको सी चॉइस के अंदर उसने आपको दिया हुआ है, तो यू कैन सेफली से कि आपकी सी चॉइस जो है फिर राइट चॉइस बनती है। हैव यू गॉट द पॉइंट, सिंपल है कि इट वाज फाउंड दैट द क्लोजिंग इन्वेंट्री शुड हैव बीन $400, 300 के बजाय $400 होनी चाहिए थी, तो हमने $400 लिख के 2700, तो तब तो सब सही था। 2700 में से $400 को माइनस किया, $2300 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। बाकी फिर रेस्ट इज ईजी, हमने कर लिया इसको, बड़ा आसान सवाल था। 32 में आते हैं। सैलीज बिजनेस हैज़ रीच द ओवरड्राफ्ट लिमिट सेट बाय द बैंक ऑफ $1,500। बैंक ने आपको लिमिट दी हुई थी $1,500 की, कि इतनी रकम अपने अकाउंट से ज़्यादा आप बैंक से निकाल सकते हैं, एंड इज़ नॉट एबल टू पे इट्स डेट व्हेन दे फॉल ड्यू। और सैली का पोजीशन ये थी कि अगर वो अपने डेट्स जो कर्ज़े हैं उसको अदा करने की पोजीशन में भी नहीं था कि अगर वो कैसे उसको पे करे। तो सैली इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल्स, ये प्रपोजल्स जो है वो सोच रही है, क्या सोच रही है, कहता है आस्किंग द बैंक टू इंक्रीज़ द बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट टू $2,000, कि $1,500 के बजाय $2,000 की लिमिट उसको मिल जाए। बोरोइंग $2,000 फ्रॉम ए रिलेटिव, एक रिलेटिव से $2,000 ले ले, एंड पेइंग द मनी बैक इन 6 मंथ्स, और 6 महीने के अंदर उसकी पेमेंट कर दे। तो रिलेटिव से लेगा और 6 महीने में पे करना है, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। बोरो करने का मकसद है बैंक आ जाएगा, कैश आ जाएगा, ये करंट एसेट्स होता है, लेकिन साथ के साथ करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि विद इन 6 मंथ्स का मकसद समझ रहे हैं कि 6 मंथ्स का मकसद है विद इन ए ईयर आपको पे करना है, तो करंट लाइबिलिटी आपकी है। ऑब्टेनिंग ए लोन फ्रॉम द बैंक रीपेबल इन 2 ईयर्स। अब ये नॉन करंट लोन है जिसमें पैसा तो आएगा लेकिन करंट लाइबिलिटी आपकी नहीं बढ़ रही है, बल्कि नॉन करंट लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी। पेइंग $2,000 फ्रॉम सैलीज पर्सनल बैंक अकाउंट इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट, की ये अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से बैंक के अकाउंट में, बिजनेस के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये फिर ये तो कैपिटल हो गया, वो अगेन नॉन करंट नेचर का, नॉन करंट नेचर की चीज़ है। तो ये 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिससे आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ करेगा। क्यों इंक्रीज़ करेगा, देखिए पहले वाला तो सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिमिट बढ़ रही है, जब आप यूज़ करेंगे तो फिर ट्रांजैक्शंस जब करेंगे, जब ये पैसा यूज़ होगा तो फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा।
ये जो 6 मंथ्स वाला है इसके अंदर करंट एसेट्स भी बढ़ रहा है और करंट लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। कहता है विच प्रोपोजल विल इम्प्रूव द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल जो है कब इम्प्रूव होगा? तो देखिए वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव होने का तरीका ये है कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल बराबर है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो ये वर्किंग कैपिटल जो है वो इस दो सूरतों में इंक्रीज़ हो सकता है, या तो करंट एसेट्स बढ़ जाएँ या फिर करंट लाइबिलिटी कम हो जाए। या तो करंट एसेट्स बढ़ जाएँ या करंट लाइबिलिटी कम हो जाए। पहले वाले ऑप्शन में तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, एसेट आपका नहीं बढ़ रहा है। करंट एसेट्स नहीं बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी अगर फ़र्ज़ करें आप इसे यूज़ भी कर लेते हैं। तो इस सूरत के अंदर भी कोई आपका वर्किंग कैपिटल इम्प्रूव नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में बारो आप करेंगे तो वो अगेन करंट एसेट भी बढ़ेगा आपका और करंट लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लाइबिलिटी विद इन ईयर पे करनी है, तो अगेन वर्किंग कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सी के अंदर अलबत्ता नंबर थर्ड जो ऑप्शन है इसमें वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट एसेट्स तो बढ़ेगा बैंक की सूरत में, लेकिन करंट लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो तो नॉन करंट लाइबिलिटी है, 2 ईयर्स में पे करना है आपको। तो नॉन करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी, करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल इंप्रूव हो जाएगा। ये अपने बैंक अकाउंट से बैंक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी तो भी करंट एसेट्स बढ़ जाएगा, करंट लाइबिलिटी सेम रहेगी, क्योंकि कैपिटल इसका बढ़ेगा। तो ये 3 और 4 जो है, और वो डी चॉइस के अंदर उसने आपको दिए हुए हैं कि डी चॉइस आपको बताती है कि 3 और 4, एंड हमने लॉजिकल भी देखा कि 3 और 4 ऐसे ऑप्शन हैं जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल इसका इम्प्रूव होगा। 33 में आते हैं, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंपनी एक्स और वाई की ये इन्फॉर्मेशन है। ग्रॉस मार्जिन दोनों के दिए हुए हैं, कंपनी एक्स का 36.7% है और कंपनी वाई का 42.6% है। प्रॉफिट मार्जिन दोनों के सेम आ गए। अच्छा देखिए, ये परसेंटेजेस की टर्म्स के अंदर तो बिज़नेस हो सकता है, कंपनी एक्स जो है वो कोई छोटा बिज़नेस कर रही है, कंपनी वाई कोई बहुत बड़ा बिज़नेस कर रही है, क्योंकि जब आप परसेंटेजेस निकालते हैं तो कम फिगर्स के ऊपर भी परसेंटेज वही निकलेगी। आप मिसाल के तौर पे 5000 को मैं डिवाइड करूँ अगर 10,000 से, तो कितना बनेगा? 50%। लेकिन अगर मैं फ़र्ज़ करें ये 50% जो आप देख रहे हैं, अगर मैं 500,000 को डिवाइड करूँ 10,000 से, तो भी ये 50% ही आएगा। तो ये परसेंटेजेस जो हैं बड़ी ज़रूरी नहीं है कि इनके बिज़नेस एक हों, साइज़ ऐसा हो। अगर सेम परसेंटेज भी आ रही है तो इट डजेंट शो द थिंग्स। जैसे ये परसेंटेजेस आपको दी हुई हैं तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि यार इनके बिज़नेस सेम साइज़ के हैं, इनके बिज़नेस वाकई हो सकता है ये ग्रॉस प्रॉफिट 36.7% कमा कर भी अपने साथ के बिजनेसेस के मुकाबले में कम कमा रहा हो, क्योंकि बाद में इसके साथ के जो बिजनेसेस हैं वो हो सकता है 50% प्रॉफिट कमा रहे हो ग्रॉस मार्जिन, और ये हो सकता है 42.6%, बहुत ज़्यादा इसने प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट इसका ज़्यादा आ गया। तो अगेन हम जब कंपेयर करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर या तो हमें पता हो तो करते हैं, बाकी फिगर्स आपकी हो सकती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता चल रही है हमें कि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करते हैं तो फिर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो प्रॉफिट मार्जिन है। अब देखिए इसका ग्रॉस प्रॉफिट कम था, उसके बावजूद भी इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है 5.4% है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा था लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन वही 5.4% है। इसका मतलब है जो एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी वाई के जो एक्सपेंसेस हैं वो फिर ज़्यादा हैं एक्स के मुकाबले में। ये बात तो श्योर है कि कंपनी वाई के जो एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना आपका। तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मार्जिन इन दोनों के सेम है और एक्स का ग्रॉस प्रॉफिट कम था, वाई का ज़्यादा था, तो एक चीज़ तो श्योर शॉर्ट है कि कंपनी वाई के एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्स के मुकाबले में ज़्यादा है। दिस इज़ द होल थिंग जो हम इसको देख के समझ सकते हैं। बहुत कंपनीज अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये भी इनकरेक्ट है। मैंने आपको बताया है फिगर चेंज हो सकती है, तो ये हम नहीं कह सकते कि इन्होंने एक ही जैसा पैसा कमाया है। कंपनी एक्स हैड ए बेटर ग्रॉस मार्जिन देन कंपनी वाई, ये भी हम नहीं कह सकते। मैंने आपको बताया कि हो सकता है डिफरेंट बिजनेसेस हो, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है, अनलेस कि हमें पूरी फिगर्स दी जाएं कि ये एक ही जैसे बिजनेस कर रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी एक ही है, उसके बगैर फिर हम ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट स्टेटमेंट के अंदर बात नहीं कर सकते। कंपनी वाई हैड ए लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस देन कंपनी एक्स, दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन आई वांट टू से कंक्लूड इसको देखने के बाद में कि कंपनी वाई के जो लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस के कंपनी वाई के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं, और वो हमने यहाँ से पकड़ी बात। तो सी चॉइस जो है वो आपकी राइट बनती है। द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ कंपनी एक्स वाज लोअर देन दैट ऑफ कंपनी वाई, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि
हम सिर्फ परसेंटेजेस की बेसिस पे ये फिगर नहीं कह सकते अनलेस कि वो हमें एब्सोल्यूट अमाउंट भी दे, फिर हम एनालाइज करके देखेंगे क्या हुआ है। लेकिन एक बात जो हम कह सकते हैं वो ये है कि कंपनी वाई हैड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस देन कंपनी एक्स। वो हमने यहाँ से अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। 34 में कहता है द करंट रेशो ऑफ एक्स इज़ 2.1 एंड द करंट रेशो ऑफ वाई इज़ 1.3 कि करंट रेशो जो एक्स की है वो 2:1 है। 2:1 एक स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड फिगर है। इसका मकसद ये होता है कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए द कंपनी जो एक्स है उसके पास $2 जो हैं वो अवेलेबल है। $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $2 के एसेट्स आपके पास मौजूद हैं करंट एसेट्स की सूरत में, जबकि कंपनी वाई जो है वो फिर ये है कि $1 की लाइबिलिटी पे करने के लिए $1.3 के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। अपेरेंटली जो करंट रेशो है वो लिक्विडिटी को शो करती है। इसका मकसद हुआ अपेरेंटली इन रेशो को देख के कि कंपनी एक्स की लिक्विडिटी कंपनी वाई की लिक्विडिटी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। दिस इज़ द ओनली थिंग जो इस रेशो को देखकर हम कह सकते हैं कि कंपनी एक्स की लिक्विडिटी कंपनी वाई के मुकाबले में बेहतर है। तो व्हाट इज़ द कंपैरिजन ऑफ दीज रेशोज शो कि क्या कंपैरिजन शो करता है। एक्स हैज़ फ्यूअर लाइबिलिटीज़, मैं भी समझा के आ रहा हूँ, एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं है हमारे पास, हम नहीं कह सकते। एक्स हैज़ मोर लिक्विडिटी देन वाई, दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन से कि कंपनी एक्स हैज़ मोर लिक्विडिटी, क्योंकि इसकी रेशो 2:1 है जबकि वाई की रेशो जो है 1.3। Y has $1.3 available to pay $1 liability, whereas X has $2 available as current assets to pay $1 current liability। तो ये वाला सही हो गया। Y has fewer current assets, ये भी इनकरेक्ट है। Y has more inventory, ये भी गलत है। राइट चॉइस जो लॉजिकली है वो B आपकी सही है। 35 आते हैं। विच इंटरनेशनल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यहाँ आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर एंड बाइस, कि जो भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मटेरियल एरर कोई नहीं होना चाहिए, बाइसनेस नहीं हो, रिलायबल हो इंफॉर्मेशन। मुख्तसरन ये कहें कि ये ऑब्जेक्टिव है रिलायबिलिटी का कि रिलायबल होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि उसे देख के जो लोग फैसला कर रहे हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखें दे शुड हैव बीन आई मीन टू से रिलाइंग ऑन दीज फिगर्स की ये फिगर्स जो है वो रिलायबल हैं और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे कर रही हैं, शो कर रही हैं। तो रिलायबिलिटी, यूज़र मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि डिफरेंट कंपनीज़ के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं उनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं, सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। तो एक कंपेरेबिलिटी कि आपकी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो, और कंपेरेबल कब होगी इंफॉर्मेशन आपकी, कंपेरेबल जब होगी इंफॉर्मेशन जब आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे होंगे, सेम अगर प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही हैं कंपनीज़, और IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सारी कंपनीज फॉलो कर रही हैं, तो वी कैन सेफली कंपेयर, क्योंकि हमें पता है कि यार पॉलिसीज़ यही हैं, इनके पीछे जो स्टेटमेंट्स बने हैं उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेम अप्लाई करें, तो वी कैन कंपेयर द इंफॉर्मेशन। तो एक्चुअली रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ये दो चीज़ें जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, जो बी चॉइस में आपको दी गई है। तो बी चॉइस इज़ द राइट चॉइस। तो ये क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट हुआ आपका, और इम्पॉर्टेंट था बहुत ही, इसकी भी प्रैक्टिस करें। और साथ के साथ मैंने जैसे आपको बताया है कि पास्ट पेपर्स पढ़े हुए हैं कराची अकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, अच्छा खासा मटेरियल है। कैम्ब्रिज का स्पेसिमेन पेपर 2020 से 2013 विंटर समर पेपर 1 सब पढ़ा हुआ है उसमें, उसको देखें, प्रैक्टिस करें, कीप स्माइलिंग, होप इंशाल्लाह कि आपका पेपर अच्छा